ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी का एक एप्लीकेशन है प्राइस ऑफर कर्व। ये हमें बताता है कि अलग अलग प्राइस पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ईयर्स की कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही मार्केट में वो बताता है। तो ये एक्चुअल में जो प्राइस ऑफर कर्व है उस सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट जो ट्रेस करता है, जो अलग अलग ईयर्स की प्राइस होने पे स्थापित होता है। मतलब जैसे मानिए ईयर्स का प्राइस चेंज हो रहा है तो बाई की क्वांटिटी जितना डिमांड हो रही वो भी हमें पता चलता है, और ईयर्स की उस समय जितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही वो भी पता चलता है प्राइस ऑफर कर्व से। तो जैसे हम ड्रॉ करते हैं, जैसे हमारा यहाँ पर ईयर्स एक्सिस पर मान लेते हैं क्वांटिटी ऑफ ईयर्स, और बाई एक्सिस पर मान लेते हैं क्वांटिटी ऑफ बाई। अब हम अगर मान लेते हैं कि हमारा इनकम M1 है, तो मान लेते हैं AB मेरा बजट लाइन है। तो उस समय ईयर्स की मैक्सिमम क्वांटिटी हम M1 बाई पीयर्स खरीद सकते हैं, क्योंकि मान लिए हैं कि इनिशियल प्राइस पीयर्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हम देखते हैं कि जैसे हमारा पीयर्स की अगर हमारा ईयर्स की प्राइस घटती है तो जो ईयर्स इंटरसेप्ट है वो हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम कम प्राइस पर मैक्सिमम क्वांटिटी, जो ईयर्स की कम प्राइस पर मैक्सिमम क्वांटिटी हम जो खरीद सकते हैं वो M बाई पीयर्स डैश खरीद सकते हैं, क्योंकि पीयर्स की वैल्यू कम हो रही है। और अभी हम बजट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसी तरह से और ईयर्स की प्राइस कम हो रही तो ये हमारा बजट लाइन का ईयर्स इंटरसेप्ट है वो ऑरिजिन से और ज़्यादा दूर शिफ्ट हो रहा, जबकि बाई की जो मैक्सिमम क्वांटिटी खरीद सकते हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब बाई का इंटरसेप्ट हमेशा सेम रहेगा। अब हम यहाँ इक्विलिब्रियम ड्रॉ करें, तो इस पर हम सबसे पहले अपना इंडिफरेंस मैप ड्रॉ करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है कुछ इस तरह आएगा। तो जैसे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर हमारा इक्विलिब्रियम है, तो अगर इस सारे पॉइंटों को जोड़ दें तो हमें हमारा प्राइस ऑफर कर्व मिल जाएगा। तो प्राइस ऑफर कर्व हमें बता रहा है कि ईयर्स के अलग अलग प्राइस पर हमारा बाई और ईयर्स की कितनी डिमांड हो रही है, ये चीज़ बताता है प्राइस ऑफर कर्व। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा प्राइस ऑफर कर्व है जो अपवर्ड है। तो अपवर्ड प्राइस ऑफर कर्व बता रहा है कि ईयर्स की प्राइस कम होने पर हमारा ईयर्स का भी डिमांड बढ़ रहा है और बाई का भी डिमांड बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए, जिससे यहाँ पर लिखते हैं ईयर्स का प्राइस कम होने पर ईयर्स का भी डिमांड बढ़ रहा है और बाई की भी डिमांड बढ़ रहा है, मतलब ईयर्स की भी ज़्यादा क्वांटिटी की मांग हो रही है और बाई की भी क्वांटिटी की ज़्यादा मांग हो रही है। अब हमने मार्शल में नॉर्मल रूल में हमने देखा था कि मार्शल के नॉर्मल रूल में हमने देखा था कि डिमांड ग्राफ कुछ इस तरह आ रहा था कि प्राइस घटने पे हमारा डिमांड, जैसे यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ ईयर्स है, ये क्वांटिटी ऑफ बाई है, तो प्राइस घटने पर नॉर्मल रूट्स में डिमांड हमारी क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पर एक इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, तो बोलता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की एक कॉन्सेप्ट आती है, वो बताती है, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला ये होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी बाई पी, मतलब रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी बाई रिलेटिव चेंज इन प्राइस। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, अगर इसकी वैल्यू, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू अगर मोर देन 1 हो तो इसे बोला जाता है इलास्टिक कमोडिटी। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 हो तो इसे बोला जाता है इन इलास्टिक कमोडिटी। मतलब इन इलास्टिक कमोडिटी मतलब हुआ कि जितना फ्रैक्शन चेंज प्राइस का होता है उससे कम फ्रैक्शन चेंज क्वांटिटी का होता है। जैसे प्राइस घट रही है तो जितना क्वांटिटी का तो जो डिमांड हो रहा, तो उस फ्रैक्शन, जिस फ्रैक्शन में प्राइस घट रही है उस फ्रैक्शन में क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा नहीं बढ़ती है।
तो उससे हम बोलते हैं इनइलास्टिक। अगर जिस फ्रैक्शन में प्राइस कम हो रहा है उसी फ्रैक्शन में क्वांटिटी की डिमांड बढ़े तो उस समय हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होता है, तो इसे हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिक। तो अभी हमने सीखा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। अब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका सीखते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी। एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी। तो इसे आसान भाषा में समझते हैं कि देखिए, अगर हमारा जितना फ्रैक्शन प्राइस चेंज हुआ है, मान लेते हैं ये कम हुआ है, तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारा बढ़ जाएगा। तो अगर दोनों का फ्रैक्शन बराबर हो, जितना फ्रैक्शन में ये कम हो उतने फ्रैक्शन में ये बढ़े, तो नेट हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो पहले कितना ही होगा। मान लेते हैं शुरुआत में एक्सपेंडिचर ई था, तो अभी भी मेरा एक्सपेंडिचर ई हो रहा। अब मानिए अब दूसरा टेस्ट देख रहे हैं कि डेल्टा पी बाई डेल्टा एस, डेल्टा बाई पी अगर ज्यादा तेजी से हमारा कम हो, ज्यादा फ्रैक्शन में कम हो, और डेल्टा क्यू बाई क्यू है जो हमारा धीमा बढ़े, मतलब कम बढ़े, इसका फ्रैक्शन जो क्यू क्वांटिटी को जो डिमांड है वो कम फ्रैक्शन में बढ़े, तो हमारा यहाँ हम देखेंगे कि टोटल जो एक्सपेंडिचर है इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसे मल्टीप्लाई नहीं, मतलब एक्चुअल में हम प्राइस और क्वांटिटी की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारा लेस देन ई आएगा, मतलब जो पहले ई था। अब वही अब तीसरा टेस्ट देखते हैं कि अगर डेल्टा पी बाई पी का जो फ्रैक्शन है वो हमारा कम रहे, लेकिन उसी कम प्राइस में ही हमारा फ्रैक्शन, ये जो क्यू क्वांटिटी का जो डिमांड है वो हमारा ज्यादा फ्रैक्शन में बढ़े, ज्यादा फ्रैक्शन में बढ़े, तो अब हमारा P इंटू क्यू क्या हो जाएगा? मोर देन क्या हो जाएगा? E। अब हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे अगर जितना प्राइस का फ्रैक्शन कम हो रहा है उतना ही क्वांटिटी डिमांड का फ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो इसका इलास्टिसिटी 1 हो रहा है, क्योंकि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी बाई पी 1 आएगा। तो जब हमारा एक्सपेंडिचर उतना ही रह जाए तो उसे हम बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक। अगर हमारा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस समय क्वांटिटी, इस समय प्राइस का फ्रैक्शन ज्यादा कम हो रहा है और क्वांटिटी जो होता है, क्वांटिटी डिमांड का फ्रैक्शन कम बढ़ रहा है, तो ये हमारा केस है इनइलास्टिक का। क्या है? इनइलास्टिक का। तो ये इलास्टिक के समय में हम देख सकते हैं एक्सपेंडिचर जो हो रहा है P इंटू क्यू वो पुराने एक्सपेंडिचर से कम हो रहा है। मतलब अगर प्राइस घटे और एक्सपेंडिचर भी घट जाए तब हम उसे बोलेंगे इन इलास्टिक कमोडिटी। थर्ड केस में हम देख रहे हैं प्राइस कम हो रहा है और क्वांटिटी डिमांड हमारा जो है उसका फ्रैक्शन, जैसे प्राइस कम होने का फ्रैक्शन कम है और क्वांटिटी डिमांड जो बढ़ रहा है उसकी फ्रैक्शन ज्यादा है, तो नेट हमारा क्या हो रहा है? P इंटू क्यू मोर देन ई आ रहा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इलास्टिसिटी कैलकुलेट करें तो डेल्टा क्यू बाई क्यू ज्यादा है डेल्टा पी बाई पी की अपेक्षा, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी मोर देन 1 है, मतलब ये इलास्टिक कमोडिटी है। तो इलास्टिक कमोडिटी में हमारा एक्सपेंडिचर प्राइस घटने से बढ़ रहा है। तो हम यहाँ से निष्कर्ष से हम ये बोल सकते हैं कि अगर प्राइस घटने से एक्सपेंडिचर बढ़े, ये केस बता रहे हैं, तो उस समय इलास्टिसिटी को अगर हम ई से डिनोट करें तो इलास्टिसिटी मोर देन 1 हो रहा, मतलब इलास्टिक कमोडिटी है। अगर प्राइस घटने से
एक्सपेंडिचर हमारा घट जाए, एक्सपेंडिचर हम देख रहे हैं सेकेंड केस में घट रहा है, तो उस समय इनइलास्टिक कमोडिटी हो रहा ई लेस देन 1 हो रहा। और थर्ड केस हम बता रहे हैं कि अगर हमारा प्राइस कम होने से अभी भी एक्सपेंडिचर वही के वही रह जाए तो ये यूनिटरी इलास्टिक हो रहा। अब तीन चीज आपने समझ लिया, तो हम वापस से आते हैं अपना प्राइस ऑफर कर्व में। तो प्राइस ऑफर कर्व में हम देख रहे हैं कि ईयर्स की प्राइस कम होने पे, जैसे यहाँ से यहाँ ईयर्स की प्राइस कम हो रही इस बजट लाइन में, लेकिन यहाँ पर बाई की भी डिमांड बढ़ रही है और ईयर्स की भी डिमांड बढ़ रही है। तो प्राइस कम होने से बाई की भी डिमांड बढ़ रही है, ईयर्स की भी डिमांड बढ़ रही है। तो आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं कि जैसे अगर हम बजट लाइन ड्रॉ करें तो मान लेते हैं हम ए बी बजट लाइन को ऐसे मान लेते हैं कि प्राइस ईयर्स का 10 रुपीज है और मानिए कोई क्वांटिटी ईयर्स की डिमांड हो रही है कुछ भी, प्लस मान लेते हैं बाई की प्राइस 20 है और बाई की कुछ क्वांटिटी डिमांड हो रही है, बराबर हमारा कुछ इनकम जो है वो यहाँ पर इनकम है। अब देखिए हमारा प्राइस कम हो रहा है ईयर्स का, प्राइस हो रहा है कम ईयर्स का, बाई की प्राइस में तो कोई अंतर हो नहीं रहा है। तो जब प्राइस में अंतर बाई का नहीं हो रहा है और बाई का डिमांड बढ़े तो नेट जो हमारा जो बाई पर खर्च हो रहा है वो ज्यादा हो जाएगा। तो और ऊपर से हमारा इनकम समान है तो नेट हमारा क्या हो रहा है, ईयर्स पर जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा। ये बात जोड़ के नहीं जरूरत है, क्योंकि बाई पर एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, क्योंकि हमारा ईयर्स की प्राइस कम होते ही बाई की क्वांटिटी ज्यादा डिमांड होने लगी है और ईयर्स की भी ज्यादा डिमांड होने लगी है। तो यहाँ पर बाई की प्राइस तो वही है और क्वांटिटी ज्यादा डिमांड हो रही है, तो बाई पर हम ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। और हमारा इनकम जो है, जैसे यहाँ पर आई जो है वो तो हमारा फिक्स है, तो बाई पर हम ज्यादा खर्चा करेंगे तो हमारा ईयर्स पर कम खर्चा करेंगे, मतलब कम ईयर्स पर हम कम एक्सपेंडिचर करेंगे। और हमने अभी देखा था कि जब हम ईयर्स पर कम खर्चा करते हैं, देखिए प्राइस घटने से ईयर्स का प्राइस घटा है और ईयर्स पर हम कम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इसका मतलब ईयर्स मेरा इनइलास्टिक कमोडिटी है। तो हमने अभी जो ये ग्राफ ड्रॉ किया है वो हमारा इनइलास्टिक कमोडिटी के लिए है। इसी तरह से अब हम चाहते हैं कि इलास्टिक कमोडिटी का, अब हम चाहते हैं इलास्टिक कमोडिटी का अगर हम प्राइस ऑफर कर्व ड्रॉ करना तो कुछ इस तरह हो रहा है। जैसे यहाँ पर क्वांटिटी एक्स है, यहाँ पर क्वांटिटी वाई है, ये हमारा मान लीजिए बजट लाइन है ए बी, और ये हमारा ए बी डैश बजट लाइन है, यहाँ पर ए बी डबल डैश बजट लाइन है। तो प्राइस कम होने के साथ हमारा जो यस इंटरसेप्ट है बढ़ रहा है, हम ये देख सकते हैं। अब हम मानिए, अब हम चूंकि हम ड्रॉ कर रहे हैं अब हम इलास्टिक कमोडिटी प्राइस का, यहाँ पर यस को मान लेते हैं इलास्टिक कमोडिटी। तो इलास्टिक कमोडिटी में होता है कि एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और एक्सपेंडिचर हमारा तभी बढ़ सकता है प्राइस, जैसे हमारा प्राइस कम हो रहा है और एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। देख सकते हैं कि जब प्राइस कम हो और एक्सपेंडिचर हमारा बढ़े, P इंटू क्यू बढ़े, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस कम हो और एक्सपेंडिचर बढ़े तब ई मोर देन 1 होता है, तब हमारा कमोडिटी इलास्टिक हो रहा। तो हमारा यस पर एक्सपेंडिचर बढ़े उसके लिए हमारा जो इक्विलिब्रियम हो, जैसे शुरुआत में इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर हो रहा है तो बाद में इक्विलिब्रियम जब हमारा यस का प्राइस कम हो तो उस समय जो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम स्थापित हो रहा है उसमें बाई की क्वांटिटी कम होनी चाहिए, हमारी बंडल में बाई की क्वांटिटी कम होना चाहिए। तो हमारा कुछ इस तरह से इंडिफरेंस कर बढ़ेगा। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो धीरे धीरे हमारा
धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि हमारा ईयर्स की क्वांटिटी तो बढ़ रही है प्राइस कम होने पर, लेकिन बाई की क्वांटिटी घट रही है। तो बाई की क्वांटिटी जब घटेगी तो यहाँ पर से हम देख सकते हैं कि जैसे हमारा 10, जैसे यहाँ पर हम से देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा बजट लाइन ए बी बजट लाइन मान लेते हैं कि 10 इंटू क्वांटिटी ऑफ ईयर्स इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर लिख रहे हैं, प्लस 20 इंटू क्वांटिटी ऑफ बाई बराबर मेरा जो इनकम होता, इनकम को IIM से डिनोट कर रहे हैं। तो चूंकि हमारा अब नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर बाई की कमोडिटी कम है, तो नेट हम बाई पर जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं, और मेरा इनकम तो कांस्टेंट है। मतलब अगर हम बाई पर कम खर्चा कर रहे हैं तो खर्चा कर रहे हैं यर्स पर, तो यर्स पर हम एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं और हमारा जो इनकम है वो घट रहा है। तो जब ऐसा स्थिति होता है तो ये तभी हो सकता है जब हमारा ई का वैल्यू मोर देन 1 हो, मतलब इलास्टिक कमोडिटी की बात कर रहे हैं। उसी तरह से आप अगर प्राइस ऑफर कर्व को इलास्टिक कमोडिटी के लिए ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमारा जो ये इक्विलिब्रियम जो पॉइंट होगा वो इस कर्व पर रहेगा, जैसे ये एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू यर्स लाइन पर रहेगा। सारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये सारा एक लाइन में हो रहा है, एक लाइन में, इस लाइन में हो रहा है, तो उसे हम बोल सकते हैं कि वो हमारा प्राइस ऑफर कर्व यूनिट इलास्टिक कमोडिटी के लिए ड्रॉ हो रहा है। जैसे हमारा अगर E बराबर 1 के लिए ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो हमारा प्राइस चेंज हो, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे, तो ईयर्स पर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे, ये तभी हो सकता है कि जब हम 22 की क्वांटिटी अलग अलग बजट, जैसे ये हमारा बजट लाइन 8 है, दूसरी बजट लाइन हमारा ये है, तीसरी बजट लाइन हमारा ये है, तो 8 हमारा इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर होना चाहिए, 8 इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर होना चाहिए, 8 इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर होना चाहिए। तो इससे ये हो रहा कि हमारा बाई पर एक्सपेंडिचर भी उतना ही हो रहा और यर्स पर भी एक्सपेंडिचर उतना ही हो रहा, क्योंकि बाई की जो कमोडिटी है, मतलब बाई की हम सेम क्वांटिटी खरीद रहे हैं, इस टाइम बाई और बाई का प्राइस भी फिक्स है, तो बाई पर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो रहा है, और इनकम में हम बाई का एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो उससे हमें पता चल रहा है यर्स पर हम कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो प्राइस जो इफेक्ट जो आ रहा है डिमांड पर, मतलब प्राइस घटने से हमारा यर्स की क्वांटिटी की डिमांड बढ़ रही है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड हमारा यर्स की घट भी जाती है। ये सब सारा जो इफेक्ट है प्राइस के कारण डिमांड पर जो पड़ रहा है वो 2 कारणों से पड़ता है। तो ये 2 कारणों की हम चर्चा करते हैं। तो पहला कारण जो होता है, प्राइस इफेक्ट का, वो होता है रियल इनकम। हमारा रियल इनकम बढ़ जाता है, तो इसे समझते हैं कि रियल इनकम हमें कहाँ पर बढ़ गया है, क्या हो गया है कि हमारा रियल इनकम बढ़ गया है, ये समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि हम ईयर्स की जब प्राइस कम हो जाती है तो जो कंज्यूमर है ईयर्स की भी ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकती है, बाई का भी क्वांटिटी ज्यादा खरीद सकता है। तो ये क्यों खरीद पा रहा है? क्योंकि वो सेम इनकम रहते हुए अब ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहा है, मतलब उसकी परचेजिंग पावर बढ़ चुकी है, मतलब रियल इनकम बढ़ चुका है। इन टर्म ऑफ यूटिलिटी मतलब हम कितना कमोडिटी खरीद रहे हैं ये समझिए, क्योंकि ज्यादा कमोडिटी ज्यादा सेटिस्फेक्शन हमने देखा था। और एक दूसरी कारण होती है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण हमारी ईयर्स की डिमांड बढ़ सकती है, घट सकते हैं, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन के कारण ईयर्स की डिमांड बढ़ सकती है, और ये सिर्फ बढ़ेगी, वो क्यों है हम वो भी दिखाते हैं। जैसे देखिए जब इवन पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, इवन पॉइंट पर इक्विलिब्रियम मतलब इनिशियल पॉइंट पर, जैसे इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, जैसे हमारा यहाँ पर से देखिए ये मेरा ईयर्स एक्सिस है, ये हमारा बाई एक्सिस है, और ये हमारा ए बी बजट लाइन है। तो इनिशियल में इक्विलिब्रियम हमारा इस पोजीशन पर होगा,
अब समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर एमआरएस बराबर पीएस बाई पी वाई होगी कि नहीं। तो जब यहाँ पर एमआरएस बराबर पीएस बाई पी वाई है, अब हम बोल रहे हैं कि पीएस की प्राइस कम हो रही है, तो पीएस की प्राइस कम हो जाएगी तो एमआरएस तो हमारा प्रेफरेंस जो होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पीएस बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बाई है। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर मार्जिन प्राइस कम होने से मार्जिनल यूटिलिटी एक्स्ट्रा तो हमारा चेंज होने वाला नहीं है, और प्राइस कम होने से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई भी चेंज होने वाला नहीं है। तो प्राइस एक्स्ट्रा चेंज हो रहा है तो एमआरएस में तो हमारा तो कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। परिवर्तन जो आ रहा है वो इस प्राइस में आ रहा है। तो अब हमारा जो एमआरएस हो जाएगा वो मोर देन हो जाएगा पीएस डैश बाई पी बाई न्यू प्राइस एक्स्ट्रा बाई प्राइस ऑफ वाई से ज्यादा हो जाएगा। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा कि हम जो पर यूनिट जो यर्स खरीद रहे थे, पर यूनिट पेज पर हम जो यर्स खरीद रहे थे, यर्स से जो हम पूरा यूटिलिटी का फायदा उठा रहे थे, वो मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट बाई हम खर्च करने, पर यूनिट प्राइस हम बाई पर खर्च करने से हमें ज्यादा फायदा मिल रहा है यर्स यूनिट पर खर्च करने, यर्स के कमोडिटी पर खर्च करने से, क्योंकि यर्स सस्ता हो चुका है। तो हम यहाँ पर ये नॉर्मल टेंडेंसी देखा जाएगा, नॉर्मल टेंडेंसी देखा जाएगा कि हम जो उस चीज में मतलब उस रूट को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो महंगा है, उसका जगह पर हम सस्ता रूट्स ले आएंगे। तो अभी तो हमें सस्ता रूट्स जो नजर पड़ रहा है, क्योंकि पर यूनिट कमोडिटी पर ज्यादा यूटिलिटी हमें यर्स खरीदने पर मिल रहा है, तो ये हमें सस्ता दिख रहा है, तो हम यर्स की कमोडिटी ज्यादा खरीदेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनकम जो हमारा प्राइस इफेक्ट है वो दो चीज का सम है, एक रियल इनकम बढ़ने का सम है और दूसरा हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का सम है। तो इसे बोल सकते हैं इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये दोनों का ऐड ही है हमारा प्राइस इफेक्ट। अब हम इस दोनों ये बाइफर्केशन को समझते हैं, आगे हम समझेंगे दो मेथड से, एक हिट्स का मेथड है, एक स्लट्सकी का मेथड है, और इसमें हम डिटेल में समझेंगे।